तो आज कल कल पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होता है। कि वेव्स एक डिस्टरबेंस है। जब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, ए से बी तक कोई एनर्जी पहुंचाना है तो वेव के थ्रू एनर्जी पहुंच जाएगा विदाउट एनी नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सिर्फ जितने ही पार्टिकल्स उसके बीच प्रेजेंट है वो सिर्फ अपने ही पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, वही क्या है, वेव है। वेव में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, कोई पार्टिकल, कोई नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता है। कल हम लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ा था, ठीक। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेव्स दो टाइप के होते हैं। वेव्स दो टाइप का होता है, देख, मतलब एक है लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर के डायरेक्शन पे पार्टिकल्स राइट एंगल पे वाइब्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। आगे दूसरा पढ़े थे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव इज ए वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जिसमें पार्टिकल और का वाइब्रेशन और एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन दोनों ही सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। फिर आगे हम लोग पढ़े थे कि पार्ट वेव्स को ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपागेशन टू टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव, एम फॉर मैकेनिकल और एम फॉर मीडियम। तो ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए टू प्रोपेगेट, टू ट्रैवल, इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, जस्ट लाइक साउंड वेव, वाटर वेव। अरे देखो, जैसे वाटर वेव है, अब मान लो वाटर होगा ही नहीं तो वाटर वेव कैसे बनेगा। रोप वेव है, रोप होगा ही नहीं तो रोप वेव कैसे बनेगा, ठीक है। साउंड वेव है, साउंड वेव को भी चलने के लिए क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर नहीं सकता है। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि कहीं ऐसे मान लो हम टक 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 कर रहे हैं और तुमको कुछ आवाज सुना ही नहीं दे रहा है, भाई एक पल के तो लगा कि कोई भूत आ गया है। ऐसा हुआ कि नहीं होगा, एकदम आवाज हम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, बट वो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। तो क्या होगा कि लगेगा अरे यार क्या हो रहा है ये। तो ये हो सकता है, कब हो सकता है, जब वो ऑब्जेक्ट वैक्यूम में रखा हो। तो वैक्यूम में रखने का क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कि वहां से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है, बिकॉज साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, इट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, ओके। एंड नेक्स्ट वन हम लोग पढ़े थे नॉन मैकेनिकल वेव। वो क्या होता है समझते हैं। ऐसा वेव जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। जस्ट फॉर एग्जांपल लाइट वेव और हीट वेव। लाइट वेव देखिए, सन से लेके अर्थ तक या फिर अदर प्लैनेट्स तक लाइट पहुंचता है विदाउट एनी मीडियम, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, कोई मीडियम नहीं है प्रेजेंट, तब भी सन से लेके अर्थ तक विदाउट रुके, विदाउट किसी डिस्टर्बेंस का लाइट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ठीक। तो लाइट वेव कैसा है, नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम नहीं चाहिए। अब हीट वेव कैसा है, देखिए सन से लाइट भी आता है, हीट भी आता है। हम जितने भी और जो भी लिविंग थिंग्स यहाँ रहते हैं वो लाइट लेते हैं, हीट लेते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग। तो हीट वेव भी क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, किसी वेव को हम किस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ओके। आज लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, लेट्स सी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। चलिए ड्रॉ करते हैं। यहां पे अपना वाई एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। सर किस चीज का डिस्प्लेसमेंट, समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट बोले तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ओके। अब देखिए हम यहां पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक। एक्स आपका शो करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब एक चीज पता होगा आप लोग को कि क्या है कि जैसे कि कोई वेव चलता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो, और एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए कैसे हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट वेव को। कुछ ऐसा वेव रिप्रेजेंट होगा और ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक।
दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो कोई पार्टिकल है यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम गया है। अब देखिए फिर इसके बाद ये पार्टिकल वहां या वाइब्रेट किया होगा, कुछ पार्टिकल्स यहां तक किए होंगे वाइब्रेट, कुछ पार्टिकल्स यहां तक वाइब्रेट किए होंगे, कुछ पार्टिकल्स यहां तक वाइब्रेट करते हैं। आप देखेंगे कि पार्टिकल्स अप डाउन करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक वही है, पार्टिकल्स ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। ठीक, तो जो ये पॉइंट है वेव का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, वेव का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया। वेव का जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। चलिए नेमिंग करते हैं इसका। वेव के टॉप मोस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं बाबू क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है अपना, ये क्रेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। जो वेव का जो डीपर पॉइंट है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, या फिर बोले तो जो डिप्रेशन है वेव में, जो वेव में एक डिप्रेशन बना है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ये भी क्या है? ये भी ट्रफ है। तो दो चीज सीखे अभी तक कि वेव का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, और वेव का जो डीपेस्ट पोजीशन है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक, अब एक चीज देखिएगा, जो एक पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपने ही पोजीशन पे, वो मैक्सिमम दूरी क्रेस्ट तक कवर करते हैं। ठीक, यहां से लेकर क्रेस्ट तक गए, यहां से लेकर ट्रफ तक गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझते हैं, देखिए इसको इसको सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। इसके लिए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल के लिए ये जो है, ये जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और जो टॉप मोस्ट पोजीशन हुआ इसका, ये क्या है? ये क्रेस्ट है। और इस पार्टिकल के जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रफ ये है, ये यहां बन रहा है। देखो बाबू कुछ ऐसा होगा, ये पार्टिकल्स क्रेस्ट ऊपर तक गया होगा, फिर यही पार्टिकल एकदम नीचे तक आया होगा, तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन को टच किया होगा उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, और जो डीपेस्ट पोजीशन को जो टच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रफ। सर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है? देखो ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और यही पार्टिकल नीचे भी आ रहा है। ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और यही पार्टिकल क्या हो रहा है? यही पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो ऐसा कुछ वेव बन रहा है हमारा। ठीक, अब एक चीज देखिए, जो दो क्रेस्ट के बीच का जो दूरी है, जो दो क्रेस्ट के बीच का दूरी, या फिर जो दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर जो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं बाबू वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। या फिर इसको वेव लेंथ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि एक वेव कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन कंप्लीटिंग वन वेव, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। ओके, जैसे देखिए यहां पर क्या है, दिस इज द, मतलब यहां से वेव का शुरुआत हुआ, बिगिनिंग हुआ, और यहां से लेके ऐसे करते 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 यहां तक वेव पहुंचा। तो ये अब फिर यहां से फिर से रिपीट करने लगा, फिर यहां से रिपीट करने लगा। तो ये एक वेव हुआ, फिर ये दूसरा वेव हुआ, फिर यहां थर्ड वेव आएगा, फिर यहां फोर्थ वेव आएगा, ऐसे इनफिनिटली वेव आते जाएंगे। तो दिस इज द वन वेव। तो डिस्टेंस कंप्लीटेड इन वन वेव, डिस्टेंस कवर्ड इन वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो लिखते हैं हम लोग, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं एक चीज, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा हम लोग। फर्स्ट लिखते हैं क्रेस्ट के बारे में, कि क्रेस्ट क्या होता है। क्रेस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टॉप मोस्ट पोजीशन अचीव्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड क्रेस्ट। या फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, द एलिवेशन इन ए वेव, द एलिवेशन इन ए वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। और दूसरा अपना है क्या है? ट्रफ है। ट्रफ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिप्रेशन इन ए वेव, द डिप्रेशन इन ए वेव। साथ में ट्राई करिएगा, साथ में लिख सकते हैं, द डिप्रेशन
इन ए वेव। ठीक, तो क्रेस्ट क्या होता है? ए वेव का, मान लीजिए एक वेव है, वेव का जो टॉप मोस्ट पोजीशन, जो एलिवेशन है, उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, और जो डीपेस्ट पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रफ बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़े थे वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रेस्ट के बीच का दूरी, दो क्रेस्ट के बीच का दूरी, या फिर दो ट्रफ के बीच का दूरी, जो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको कैसे लिखेंगे? चलिए समझते हैं। थर्ड नंबर में लिखेगा वेवलेंथ। वेव लेंथ, क्या लिख सकते हैं? इसको तीन तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसे करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेट्स राइट डाउन इट। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन वेव इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्रेस्ट क्लियर, ट्रफ क्लियर, वेवलेंथ क्लियर। कोई डॉट तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम उसका डॉट को ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझते हैं, जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्टिकल जो एक डिस्टेंस कवर किया, जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कोई पार्टिकल जो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाता है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है, वो जो डिस्प्लेसमेंट करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सर उसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट बोलते हैं उस टॉप मोस्ट पोजीशन को, बट जहां से पार्टिकल्स अवेट करना शुरू किया और जहां तक पहुंचा, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एक चीज समझिए, ये भी इसका, ये क्या है? ये आपका एम्पलीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड है। ये भी क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। ये भी आपका क्या है? एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया? जैसे एक पार्टिकल्स कहीं रखा हुआ है, वो अपना वाइब्रेट करना शुरू करता है टू फॉर्म ए वेव, टू कैरी एनर्जी। तो वो क्या करता है? एक टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाएगा और फिर आएगा, फिर एक डीपेस्ट पोजीशन तक जाएगा। तो वो जहां से शुरू किया, टॉप मोस्ट पोजीशन तक जो गया, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। चलिए राइट डाउन, इसको लिखिएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by a vibrating particle, by a vibrating particle in a wave, by a vibrating particle in a wave। देखा जाए तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, सारी डिस्प्लेसमेंट है, बट दिस डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो इसको हम क्या नाम दे दिए? एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, उस नाम, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। चलिए यहां तक हो गया। ओके, राइट ऑन। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड पढ़े, वेवलेंथ पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बारे में, फिर पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये सब जो है एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सारा ये सब जितना भी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये सब वेव्स के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए
तो हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, हम लोग एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ, अगला है टाइम पीरियड। थर्ड वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है समझते हैं। देखो, एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। देखो, वेव छोटा या बड़ा हो सकता है। कहीं पे वेव ऐसा सुना होगा कि ऐसे सुनामी वगैरह भी आता है, तो कभी छोटा सुनामी आता है या कभी बड़ा वेव्स आता है। बॉलीवुड में बहुत सारा वेव्स तुम देखा होगा, ऐसा वेव्स होता है, वाटर का वेव्स होता है। ठीक, तो हर वेव्स का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। हर वेव्स को का जो एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो अलग अलग होता है, तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे देखो, इस वेव के लिए दिस, ये एक वेव है, यहां से लेके यहां तक एक वेव है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक एक वेव है, फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इस वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा, इस वेव को जो कंप्लीट होने में टाइम लगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो लिखिए इसको कि कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। टाइम टेकन, जो टाइम लगा हुआ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वेव, एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड आ गया होगा समझ में कि टाइम, एक वेव को कंप्लीट होने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज फ्रीक्वेंसी। द फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझते हैं। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, देखो, एक सेकंड में जितना बार एक वेव रिपीट होता है, एक सेकंड में जितना वेव बनता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स जितना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए हमारा कान है, मतलब ईयर है। ईयर भी जब हम कुछ, जैसे कुछ आवाज रिसीव करता है तो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है अपनी जगह पे, तो वो एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। आप देखे होंगे मक्खी होता है, मच्छर होता है, उसका पंख क्या होता है, मतलब ऐसे फरफराता रहता है, तो देखे होंगे कि एक सेकंड में बहुत बार फरफराता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना बार वेव बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वो कि नंबर ऑफ वेव्स और ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना बार वेव कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे। यहां तक लिख लिए, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे अबाउट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अभी पढ़े थे हम लोग कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। कि किसी पार्टिकल के द्वारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, एम्पलीट्यूड को यदि हम नापते हैं, यदि हम मेजर करते हैं एम्पलीट्यूड को, किस में मेजर करेंगे? सर जाहिर सी बात है, यदि इसको मेजर करेंगे तो सेकंड में तो मेजर कर नहीं सकते हैं, सेकंड में किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। तो एम्पलीट्यूड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर।
एम्पलीट्यूड का आपका SI यूनिट जो होता है वो आपका मीटर होता है। ठीक, अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पे क्वेश्चन कि लेट अस सपोज ये एक वेव है, ये मान लीजिए ये एक वेव है और ये एक वेव है। ये वेव है, मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अच्छा ये वेव 1 है, मान लो ये वेव 1, दिस इज वेव 2। माय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है देखिए कि वेव 1 या वेव 2 किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है? कमेंट करिएगा आंसर। देखिए क्या कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसके लिए A1 है, इस वेव के लिए ये क्या है, ये A1 है, और इस वेव के लिए ये क्या है, A2 है। तो क्लियरली दिख रहा है सर A1 बड़ा है, A1 को नापेंगे मेजर करने जाएंगे तो A1 बड़ा दिखेगा और A2 छोटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A1 जो है सर A1 का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा A2 के वैल्यू से। आया समझ में? तो ये था आपका पूरा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एक पार्टिकल के द्वारा जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक, और हम देखा है तो A1 है, A2 है। अब मान लीजिए एक और आ जाए, एक और वेव आ जाए, सुनिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मान लो ऐसा वेव हो जाए, ऐसा कुछ एकदम लंबा, तो ये देखो इसमें क्या होगा, इसके लिए ये होगा A3, ये A3, तो A3 सबसे बड़ा हो जाएगा, A3 बड़ा हो जाएगा A1 से और A1 बड़ा हो जाएगा A2 से। तो हम कुछ नहीं करना है, बस आपको वेव्स देखना है और देखना है कि कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना एक पार्टिकल ऊपर तक जा रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर का है उसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड को हम कैसे नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ देखिए यहाँ पे A1 था, यहाँ A2 था, A2 छोटा है हुआ, A1 बड़ा है तो A1 बड़ा होगा A2 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड हम लोग पढ़े थे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड एक और बात, टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं T, कैपिटल T से डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ठीक, देखिएगा टाइम पीरियड में क्या हम लोग पढ़े कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी एक वेव को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइम पीरियड। देखो कहीं भी देख सुना होगा कि टाइम पीरियड को हम कैसे मेजर कैसे करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम को नापना है कि हम कितना मतलब कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, बट ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इसको मीटर में नापते हैं, आवर में नापते हैं, दिन में नापते हैं ना कि इतना समय लगा काम करने में, इतना टाइम लगा, तो किस में नापते हैं, टाइम में, सॉरी सेकंड में नापते हैं। तो क्या बोला गया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वेव, इसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, तो टाइम टेकन जो समय लगा, तो टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका ऐसा क्या हो जाएगा, सेकंड लिखेंगे, SI यूनिट इज सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक वेव है, ये एक वेव है और दूसरा लेट अस सपोज कि ये एक वेव है। इसका टाइम पीरियड मान लीजिए T1 है और इसका मान लीजिए T2 है। अब आया क्वेश्चन कि T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। करिए तो सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है। T1 बोले तो इस वेव को एक वेव कंप्लीट होने में इतना समय लगा होगा, यहां तक जो समय कुछ सेकंड लगा होगा। हाँ सर लगा होगा। बट देखिएगा T2 जो है, ये एक वेव कितना जल्दी कंप्लीट हो गया, यहां से शुरू हुआ और यहां तुरंत खत्म हो गया। जितना देर में ये एक वेव बना है उतना देर 2-3 वेव बन चुका है। तो जाए एकदम ऐसे ही दिख रहा है कि T1 बड़ा है T2 से, है ना, कि T1 जो टाइम लगा है एक वेव बनने में, इस वेव को बनने में जो टाइम लगा है एक वेव बनने में, वो T1 है।
और इसमें जो लगा है वो T2 है, और दिख रहा है कि T1 सर बड़ा है। देखो ना T1 इतना ऐसे इतना समय लगा, ऐसे बनते गया होगा बनते गया बनते गया, ये T1 लगा, इसमें एकदम इंस्टेंटली बन गया, ऐसे किया यूं शूं। तो क्या बोल सकते हैं कि T1 जो है, T1 मतलब T1 जो T1 जो टाइम लगा वेव बनने में, फर्स्ट वेव बनने में, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो सेकंड वेव बना उसके। ठीक, तो T1 क्या है, T1 बड़ा है T2 से, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब एक चीज देखिएगा, फ्रीक्वेंसी में हम क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम, सॉरी अब क्या पढ़े थे हम लोग कि एक सेकेंड में जितना वेव्स बनता है, कोई कहीं पे वेव्स मान लीजिए कहीं बन रहा है, कहीं वाटर का वेव्स है या रोप का वेव्स है, या फिर कोई फ्लाई कोई इंसेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो भी एक वेव्स क्रिएट कर रहा है। तो एक सेकेंड में जितना बार एक पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है या फिर जितना बार एक पार्टिकल्स एक वेव बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव्स है वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम हर्ट्ज होता है, क्या होता है, हर्ट्ज। हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो आपका है हर्ट्ज, HERTZ, कैपिटल H और Z, ऐसे इसको हर्ट्ज में नापते हैं कि 20 हर्ट्ज। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे 8th में कि हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन पाते हैं। मतलब ऐसा सोचो कि ऐसा साउंड हम लोग सुन पाएंगे, जो ऐसा साउंड जिसमें एक सेकंड में 20 बार जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, उस साउंड को हम सुन सकते हैं। या फिर 20 बार, 25 बार, 30 बार, 10,000 बार, 15,000 बार, 20,000 बार जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करता होगा एक सेकंड के अंदर जब 20,000 बार पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। उसके आगे अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, अब आगे पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ये सब। अभी के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोग जो सुन पाते हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब हुआ कि ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है या उससे ज्यादा है, या फिर 20,000 हर्ट्ज है या उससे कम है, तो उस साउंड को हम सुन पाएंगे। एक चीज समझिए, मान लीजिए किसी का फ्रीक्वेंसी 15,000 हर्ट्ज है, 15,000 हर्ट्ज है, मतलब क्या हुआ कि उसका वो जो पार्टिकल्स है वो एक सेकंड में 15,000 टाइम्स वाइब्रेट करता होगा। ठीक, और उसको सुनने के लिए हमारा ईयर ड्रम भी 15,000 टाइम्स वाइब्रेट करता होगा। समझ रहे हैं आप, 15,000 एक सेकंड में 15,000 बार, 20,000 बार वाइब्रेट करता हमारा ईयर ड्रम। उसको हम उस साउंड को हम सुन पाते हैं। मस्त चीज है ना। चलो अब एक चीज देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वो मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक वेव है। ठीक, लेट अस सपोज कि ठीक, ये एक वेव है, एंड दूसरा वेव मान लीजिए ये है। ठीक, और लेट अस सपोज कि यहां तक जो है टाइम लगा है वो है 1 सेकेंड। ये जो टाइम लगा है इस वेव को बनने में, जो टाइम लगा है वो है आपका 1 सेकेंड, और इस वेव को भी जो टाइम लगा है बनने में वो भी क्या है, 1 सेकेंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सेकेंड में जितना वेव बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे हम हुआ, तो यहाँ पे एक वेव बना है, फिर यहाँ से फिर दूसरा वेव रिपीट हुआ, फिर ये सेकेंड वेव बना। तो यहाँ पे एक सेकेंड में 2 वेव्स क्रिएट हुआ है। कितना वेव्स क्रिएट हुआ है, 2 वेव्स क्रिएट हुआ है, 2 वेव्स क्रिएट हुआ एक सेकंड में। और यहाँ पे देखा जाए तो एक सेकंड में कितना वेव्स क्रिएट हुआ, 1 वेव क्रिएट हुआ। तो एकदम सिंपली कितना आसान तो है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इस वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड वेव। तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो इसका फ्रीक्वेंसी होगा f1 और इसका फ्रीक्वेंसी है f2, तो हम लिखेंगे वो कि f1 विल बी ग्रेटर देन f2।
एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वेव को कंप्लीट होने में 1 सेकंड लगा है और यही इसी 1 सेकंड में ये भी वेव कंप्लीट हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक वेव कंप्लीट हुआ है और इसमें देखा तो 2 वेव कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो इसका ऐसे नापा जाए, यदि मेजर करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1 हर्ट्ज। एक वेव हुआ 1 सेकंड 1 हर्ट्ज, 2 वेव्स हुआ 1 सेकंड तो 2 हर्ट्ज हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसका, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। सॉरी नोट कर लीजिए। हाँ, अब चलिए एक चीज पढ़, हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ एक बार इसका ऐसा देख लेते हैं। द फर्स्ट हम लोग जो पढ़े थे वो था आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। सर ये क्या होता है लैम्डा? लैम्डा एक जर्मन सिंबल है, LAMBD, मतलब लैटिन वर्ड से लिया गया है। जैसे देखिए, जैसे कि होता है ना अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वहीं से लैम्डा भी उठाया गया ऐसा है। ठीक, वेवलेंथ क्या होता है पढ़े थे अभी कि एक वेव कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, मान लीजिए कि ये एक वेव है, जैसे कि मान लो ये एक वेव है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। ठीक, और मान लो एक और मान लो ये बना लेते हैं, तो यहां से लेके तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्डा है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा है, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लैम्डा होगा। 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, और एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो भी क्या है? लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखिएगा, वेवलेंथ को हम कैसे नापेंगे? लेंथ है भाई, लेंथ को कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं, तो क्या होगा? इसका यूनिट मीटर होगा, एकदम इजी। वेवलेंथ का जो आपका SI यूनिट होगा, SI यूनिट, वो आपका हो जाएगा मीटर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं वो, जैसे देखो मान लो ये एक वेव है, ये एक वेव है मान लेते हैं, इसका वेवलेंथ है लैम्डा 1, और ये भी एक वेव है, इसका वेवलेंथ है लैम्डा 2। वेवलेंथ क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन वेव। देखा जाए तो यहां तक एक वेव कंप्लीट हुआ है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है ये है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वही क्या है? लैम्डा 1 है। और सेकंड में देखा जाए तो यहां से लेके यहां तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है? लैम्डा 2। यहां तक एक वेव कंप्लीट हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्डा 2 है। तो देखा जाए तो लैम्डा 2 बड़ा है लैम्डा 1 से, क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा 2 का जो लेंथ है, यहां से जब यहां से नापना शुरू करेंगे यहां तक, लैम्डा 2 का जो लेंथ आएगा वो ज्यादा होगा लैम्डा 1 से, तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से बड़ा है। तो हम वेवलेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो